हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार। वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In the previous lecture, we explored part 1 of the Constitution, where we discussed Article 1 to 4. If you have not watched that yet, I strongly recommend doing so for a better understanding of today's topic. The link is in description for the part 1. In today's session, we move to part 2, citizenship. This part is particularly fascinating because it reflects one of the most turbulent phases in Indian history, the partition of India, and address a very fundamental question: who is an Indian citizen? This part is unique because it does not provide a permanent citizenship law. Instead, it deals with citizenship at the time of commencement of the Constitution and address the complex realities of partition. It means ये जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूनिक है, क्योंकि यह पार्ट एक परमानेंट सिटीजनशिप लॉ प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि यह जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके समय पे सिटीजनशिप को डील करता है। हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसके साथ साथ जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय पे पार्टीशन हुआ था। दो देश बने थे, इंडिया और पाकिस्तान। उसकी जो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज़ थी उसको भी एड्रेस करता है ये पार्ट 2, सिटीजनशिप। इन दिस लेक्चर वी विल कवर ऑल आर्टिकल्स फ्रॉम 5 to 11, हिस्टोरिकल डिबेट्स एंड कॉन्टेस्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. So, before going to describe articles, it is important to understand what is citizenship. Citizenship क्या है, नागरिकता क्या है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं. So, citizenship is not just a legal term. It's a multi-dimensional concept. It includes legal status, political participation, and a sense of belonging to a political community. So, if we talk about the legal status, so it means recognition by the state, and political participation means right to vote, engage in governance, and sense of belongingness means identity with a nation. It means नागरिकता जो है वो एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें कानूनी दर्जा, राजनीतिक भागीदारी और एक राजनीतिक समुदाय से जुड़ाव की भावना शामिल होती है। कानूनी दर्जा का मतलब है राष्ट्र के द्वारा एक तरीके का रिकॉग्निशन, मान्यता, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मीन राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, मतदान का अधिकार। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मीन्स आइडेंटिटी विद अ नेशन, किसी भी राष्ट्र के साथ पहचान। सो इफ वी डिस्क्राइब द सिटीजनशिप, सो the citizenship is the legal status and recognized membership of an individual within a sovereign state, establishing a relationship that entails specific rights and duties. Specific rights and duties. So, नागरिकता किसी राज्य के भीतर किसी व्यक्ति का कानूनी दर्जा और मान्यता पर्याप्त सदस्यता है जो एक ऐसा संबंध स्थापित करती है जिसमें विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य निहित होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य यानी कि स्पेसिफिक राइट्स और ड्यूटीज़ की बात की गई है। इट्स मीन्स अ सिटीजन एंजॉय राइट्स एंड ड्यूटीज, बोथ द थिंग्स. सो इन राइट्स सच एज वोटिंग, प्रोटेक्शन एंड रेजिडेंस, जैसे मतदान का अधिकार, सुरक्षा और निवास का अधिकार, एक्सेट्रा. एंड ड्यूटीज सच एज ओबेइंग लॉज एंड पेइंग टैक्सेस, कर्तव्य जैसे कानूनों का पालन करना और कर का चुकाना. सो नाउ if we take this some definitions of the citizenship, so first one is Marshall. Marshall wrote a book with the title of Citizenship and Social Class in 1950. In this book, Marshall defines citizenship as a status bestowed on those who are full members of a community. It means मार्शल ने अपनी किताब सिटीजनशिप एंड द सोशल क्लास जो 1950 में प्रकाशित हुई थी उसमें सिटीजनशिप को एक ऐसे स्टेटस के रूप में परिभाषित करते हैं जो उन लोगों को दिया जाता है जो किसी कम्युनिटी के पूरे मेंबर होते हैं, संपूर्ण मेंबर होते हैं. एरिस्टोटल डिफाइन द सिटीजनशिप फंक्शनरी. सो एरिस्टोटल जो है वो फंक्शनरी रूप से सिटीजन को डिफाइन करते हैं. एन इंडिविजुअल हु पोजेस द पावर टू पार्टिसिपेट इन डेलिब्रेट
इन द डेलिब्रेट और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी स्टेट इज कॉल्ड अ सिटीजन ऑफ स्टेट। इट मीन्स अरस्तु जो है वो नागरिक को डिफाइन करते हैं कार्यात्मक रूप से, फंक्शनल रूप से मीन्स कार्यात्मक रूप से। वह कहते हैं कि वह व्यक्ति जिसके पास किसी राज्य के विचार विमर्श या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने की शक्ति होती है वह राज्य का नागरिक होता है। यानी कि अरस्तु की दृष्टि में वह व्यक्ति जो राज्य के न्यायिक प्रशासन में काम करता है या फिर राज्य के विचार विमर्श में भाग लेता है वही राज्य का नागरिक कहलाता है। फॉलोइंग द राइज ऑफ स्टेटलेसनेस इन द 20th century, Anna Arendt defines citizenship as the right to have rights. It means 20वीं सदी में राज्य विहीनता के उदय के बाद अन्ना अरेंट ने नागरिकता को अधिकार रखने का अधिकार के रूप में परिभाषित किया है। नागरिकता को अधिकार रखने का अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है अन्ना अरेंट के द्वारा। Now another thinker is V. Kimbrika and Van Norman. They define citizenship through 3 dimensions. First one is legal status, second political activity, third identity. So legal status means a person legal standing as a member of a state defined by civil, political and social rights. Political activity, the active participation in the society's political institution, and identity, a sense of belonging to a political community. सो वे किमरी का वेन नॉर्मन जो है वो नागरिकता को 3 आयामों में परिभाषित करते हैं, 3 आयामों के माध्यम से परिभाषित करते हैं। पहला कानूनी स्थिति, दूसरा राजनीतिक गतिविधि और तीसरा पहचान। किसी व्यक्ति की राज्य के सदस्य के रूप में कानूनी स्थिति, राज्य के सदस्य के रूप में कानूनी स्थिति मतलब कि राज्य एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिसे नागरिक राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों द्वारा परिभाषित किया जाता है। राजनीतिक गतिविधि, समाज की राजनीतिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी। पहचान, एक राजनीतिक समुदाय से संबंधित होने की पहचान। सो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये वैसी ही परिभाषा है जैसी डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। ये देखिए इसमें डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो सिटीजनशिप है वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जिसका लीगल स्टेटस होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है पॉलिटिकल कम्युनिटी से। सो वही बात आपकी वे किमरिका और वैन नॉर्मन भी कहते हैं, जो नागरिकता को 3 आयामों में डिफाइन करते हैं, कानून की स्थिति, राजनीतिक गतिविधि और पहचान। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 टाइटल इज सिटीजनशिप एट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ उस समय पे नागरिकता। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 अ पर्सन इज अ सिटीजन इफ born in India, either parent born in India, resident in India for 5 years before commencement. So यहाँ पे जो आर्टिकल 5 है उसको बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है वो है आर्टिकल 5A मतलब अनुच्छेद 5A, जो कहता है कि जो व्यक्ति इंडिया में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वह भारत का नागरिक है, वह इंडिया का नागरिक है। आर्टिकल 5 जो है वो कहता है कि जिस व्यक्ति के पेरेंट्स इंडिया में जन्म हुआ है, जिस व्यक्ति के पेरेंट्स का चाहे माता हो या पिता हो, वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 5C कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश का संविधान लागू होने से 5 ईयर से पहले तक भारत में निवास कर रहा है, भारत में रह रहा है, वह इंडिया का नागरिक कहलाएगा। सो द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1948 contained broader references including grandparents and excluded those who permanently settled abroad after 1 April 1947. It means 1948 के संविधान के मसौदे में दादा दादी और नाना नानी जैसे व्यापक संदर्भ शामिल थे और उन लोगों को इससे बाहर रखा गया था जो 1 अप्रैल 1947 के बाद स्थायी रूप से विदेश में बस गए थे। हमारा जो संविधान बन रहा था उस समय पे संविधान सभा में इस चीज़ को लेकर बहस हुई थी कि जो दादा दादी है या नाना नानी है उनको भी
इस कैटेगरी में रखा जाए या ना रखा जाए कि जिन व्यक्तियों के दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ है उन्हें भी भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, इस चीज़ को लेके। इसके अलावा संविधान सभा में यह बात भी रखी गई कि 1 अप्रैल 1947 के बाद जो व्यक्ति स्थायी रूप से विदेश में रह रहे हैं उन लोगों को भी बाहर रखा गया सिटीजनशिप से। So during debate held in August 1949, proposals such as religion-based citizenship and dual citizenship were discussed but rejected. So फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब अगस्त 1949 में संविधान सभा में बहस हुई थी उस सिटीजनशिप को लेकर या फिर इस आईटी के ऊपर जब बहस हुई थी, तब धर्म आधारित नागरिकता और दोहरी नागरिकता के जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई थी, लेकिन इन्हें अस्वीकार कर दिया गया और इंडिया को बेसिकली एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी मॉडल के चुना गया। भारत ने एक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी मॉडल को चुना। इंडिया चूज अ सेकुलर एंड इंक्लूसिव मॉडल। नाउ आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन वो है माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। इसका यदि आप एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से देखोगे तो इस आर्टिकल को 12 अगस्त 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। 12 अगस्त 1949 को दिस आर्टिकल एडॉप्टेड ऑन 12 अगस्त 1949। इस अनुच्छेद को अपनाने का क्या उद्देश्य था? इस अनुच्छेद को अपनाने का उद्देश्य था कि भाई ये जो अनुच्छेद है ये कोई एक फुल सिटीजनशिप रूल नहीं है, बल्कि ये जस्ट एक टेम्परेरी सेटलमेंट रूल है। टेम्परेरी सेटलमेंट रूल बेसिकली क्योंकि आप सभी को पता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था और पार्टीशन में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन भी हुआ था। सो जो लोग पाकिस्तान वाले हिस्से से इंडिया में आए थे और इंडिया में आके रहना चाह रहे थे तो उनके सेटलमेंट के लिए भी इस आर्टिकल को लाया गया था। इस आर्टिकल की बात की जाए तो ये आर्टिकल बेसिकली 2 चीज़ों के ऊपर बात करता है। पहली बात करता है माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948 और दूसरा माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948। ये जो डेट है ये डेट आप काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 19 जुलाई 1948। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुए थे, इंडिया से पाकिस्तान वाले इलाके में गए थे और फिर उसके बाद वह इंडिया वापस आए थे, या फिर हम ये कहें कि भाई जो 19 जुलाई 1948 के पहले जो व्यक्ति इंडिया में आए थे वह ऑटोमेटिकली उन लोगों को सिटीजनशिप माना जाएगा यदि उनका जन्म इंडिया में हुआ है या फिर उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो है वो इंडिया में हुआ है। ये आर्टिकल 6A में कहा गया है। इसी तरह आर्टिकल 6B1 में कहा गया है कि जो व्यक्ति माइग्रेशन से यहाँ पे निवास कर रहा है उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948 की। तो इसकी कंडीशन ये थी कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए हैं उन्हें बेसिकली इंडिया का सिटीजन तभी माना जाएगा जब वह संविधान के अनुच्छेद 6B2 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वह कम से कम 6 महीने तक उन्होंने इंडिया में स्टे किया हो, इंडिया में वह निवास किया हो उन लोगों ने। और ये रजिस्ट्रेशन के लिए एक चीज़ और थी बेसिकली, जब ये रजिस्ट्रेशन वही लोग कर सकते हैं जो 6 महीने तक इंडिया में रहे हो, दूसरा जो वैलिड परमिट लेकर इंडिया में आए हो। यहाँ पर बेसिकली ये जो डेट है 19 जुलाई 1948 ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि The permit system was introduced by the governments of India and Pakistan, officially commencing on July 1948 to regulate the massive, chaotic and often violent migration between the two nations following the partition in 1947. So, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने 19 जुलाई 1948 को
परमिट सिस्टम की शुरुआत की थी। परमिट सिस्टम का उद्देश्य था कि 1947 में जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच में बड़े पैमाने पर अव्यवस्थित और हिंसक माइग्रेशन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इस परमिट सिस्टम को लागू किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। Article 7 declared that person who migrated to Pakistan after 1 March 1947 would not be considered Indian citizen. It means अनुच्छेद 7 यह घोषणा करता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद है, कुछ assumptions है। So, however, an exceptions exist for those who return to India under valid permit for resettlement or permanent return. Under valid permit for resettlement and permanent return. तो जो व्यक्ति पुनर्वास या स्थायी वापसी के लिए एक वैध परमिट के तहत भारत लौट कर आए थे, उन लोगों को इस आर्टिकल में एक अपवाद के रूप में रखा गया कि भाई उन लोगों को भी इंडिया का नागरिक बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति सच इंडिविजुअल वर ट्रीटेड एज हैविंग माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948 अंडर आर्टिकल 6 प्रोविजंस। सो ऐसे व्यक्तियों को अनुच्छेद 6 के प्रावधानों के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेशन करने वाला माना जाएगा। और ऐसे व्यक्तियों को बेसिकली क्या ज़रूरत होगी? ऐसे व्यक्तियों को ज़रूरत होगी परमिट सिस्टम की और साथ में रजिस्ट्रेशन करवाने की। ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कंसर्न वर रेज्ड अबाउट लॉयल्टी, इवैक्यूए प्रॉपर्टी एंड फेयरनेस ऑफ परमिट्स। जब ये चीज़ें हुई तो भारतीय संविधान सभा में बहस हुई चीज़ को लेकर, और साथ में इन व्यक्तियों की निष्ठा के ऊपर या निष्क्रांत संपत्ति और परमिटों की निष्पक्षता को लेकर चिंताएं उठाई गई थी और इसके ऊपर बहस की गई थी। The drafting committee emphasized India's promise of rehabilitation. The Assembly adopted this article on 12 August 1949 without amendments. प्रारूप समिति ने भारत के पुनर्वास के वादे पर जोर दिया और संविधान सभा ने 12 अगस्त 1949 को बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को अपना दिया। Article 7 basically reflect the political realities of the partition. पॉलिटिकल रियलिटी को ये आर्टिकल 7 जो है वो दिखाता है, पार्टीशन की पॉलिटिकल रियलिटीज़ को। आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। सो आर्टिकल 8 प्रोवाइड्स दैट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया could be recognized as citizen if they or their parents or grandparents were born in India as defined in the Government of India Act 1935. अनुच्छेद 8 में ये प्रावधान किया गया कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिक के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वे उनके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हो, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये परिभाषित है। Such individuals had to apply for registration with an Indian diplomatic and consular representative in their country of residence. ऐसे व्यक्ति यदि भारत के नागरिक बनना चाहते हैं जो भारतीय मूल के हैं और विदेश में रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने निवास वाले देश में स्थित किसी भी भारतीय राजनयिक या कौंसुलर प्रतिनिधि के पास पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। इस चीज़ को आप सिंपली इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वह अमेरिका में रह रहा है, वह भारतीय मूल का व्यक्ति है और यदि उसे भारतीय नागरिक बनना है तो इसके लिए उसे अमेरिका में जो भारतीय एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर पंजीकरण कराना होगा और दस्तावेज देने होंगे इंडियन सिटीजनशिप के लिए। This provision was inserted by the drafting committee and debated in August 1947. इस प्रावधान को या इस अनुच्छेद को ड्राफ्टिंग समिति के द्वारा इंसर्ट किया गया भारतीय संविधान में और इसके ऊपर डिबेट हुई थी अगस्त 1949 को।
आर्टिकल 9 जो है वो नो डुअल सिटीजनशिप की बात करता है, मतलब भारत किसी भी प्रकार की दोहरी नागरिकता की बात नहीं करता है। नो पर्सन शेल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू बी अ citizen of India by virtue of Article 6 or Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. It means कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा या अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। सो India does not allow dual citizenship. Article 10. Continuity of citizenship. Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of foregoing provision of this part shall, subject to be provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen. So it means हर व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक है। इट मीन्स यदि आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है या भारत का नागरिक समझा जाता है तो संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसा नागरिक बना रहेगा, सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। So Article 11, power of Parliament to regulate citizenship matter. So Article 11, अनुच्छेद 11 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है सिटीजनशिप मैटर्स को रेगुलेट करने की। नथिंग इन foregoing of this part, nothing in foregoing provisions of this part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the attainment and termination of citizenship and all other matters relating to the citizenship. It means इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति को कम नहीं करेगी। द ड्राफ्टिंग कमिटी clarified that constitution was not intended to be a permanent national code. प्रारूप समिति ने यह स्पष्ट किया कि संविधान का जो उद्देश्य है वो किसी भी तरीके के स्थायी राष्ट्रीय संहिता होना नहीं था, मतलब कि किसी भी रूप में कोई स्थायी राष्ट्रीय संहिता नहीं होगी सिटीजनशिप को लेकर। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क की भूमिका देने की भूमिका निभाता है, और पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ मेकर के रूप में उभर कर आती है आर्टिकल 11 में। Citizenship Act 1955. This act is very important. So on the basis of the Article 11, the Indian Parliament passed the act called Citizenship Act in 1955. So this act basically operationalized constitutional provisions Article 5 to 11 of Indian Constitution. It means ये जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955, यह एक्ट भारत के संविधान के संवैधानिक प्रावधानों को लागू करता है। भारत के संवैधानिक प्रावधान जो पार्ट 2 से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, उनको ये लागू करने का काम करता है। दिस एक्ट लेज डाउन 5 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। ये जो एक्ट है ये बेसिकली 5 तरीके बताता है जिनके द्वारा सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, सिटीजनशिप प्राप्त की जा सकती है। सो फर्स्ट वन इज बाय बर्थ, जन्म से। सेकंड इज बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। थर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। फोर्थ बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण द्वारा। एंड फिफ्थ वन इज बाय इंकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र के समावेशन के द्वारा। लेट्स स्टार्ट दी citizenship by birth. Citizenship by birth, and this changing rules over time means ये समय के साथ साथ इसमें चेंज हुआ है। जैसे इनिशियली आरंभ में 1950 से लेकर 1987 तक कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म इंडिया में हुआ है वह भारत का नागरिक कहलाएगा, ये बात कही गई थी। इसके बाद 1987 में एक नियम लाया गया जिसमें कहा गया कि
किसी भी व्यक्ति का कोई जो पेरेंट्स है, यदि कोई भी जो पेरेंट्स है वह इंडियन होने चाहिए, एक चाहे वो माँ हो या पिता हो, वह इंडियन होने चाहिए। इसके अलावा 2003 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि जो पेरेंट्स है, वन पेरेंट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड अदर मस्ट नॉट बी इलीगल माइग्रेंट। इट मीन्स इसमें यह बात की गई कि भाई जो माँ या पिता है उनमें से कोई भी एक भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे हैं वह गैर कानूनी रूप से इमिग्रेंट नहीं होने चाहिए। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश के आधार पर नागरिकता। सो अप्लाइज टू पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया। ये बेसिकली उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है जो जिनका जन्म जो है वो इंडिया से बाहर होता है। सिटीजनशिप डिपेंड ऑन पेरेंट्स नेशनैलिटी, क्योंकि उनकी जो सिटीजनशिप है वो डिपेंड करती है उनके पेरेंट्स की, उनके माता पिता की जो नेशनैलिटी है उसके ऊपर। हालांकि इसको लेटर अमेंडमेंट्स रिक्वायर रजिस्ट्रेशन एट इंडियन कॉन्सुलेट। उसके बाद कुछ संशोधन किए गए और कुछ नियम लाए गए जिसमें कहा गया कि ऐसे व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है इंडियन कॉन्सुलेट में जाकर, इंडियन एम्बेसी में जाकर। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता। सो इसमें कहा गया है कि जो फॉरेनर्स है वो भी इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, कैन बिकम सिटीजन आफ्टर फुलफिलिंग कंडीशंस। सो कुछ कंडीशंस है, यदि फॉरेनर्स उनको फुलफिल करते हैं तब उन्हें भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस है या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। सो इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि ऐसे व्यक्तियों ने या ऐसे फॉरेनर ने कम से कम 11 साल तक इंडिया में निवास किया हो, इंडिया में उन्होंने निवास किया हो। इसके अलावा नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल एंड गुड कैरेक्टर। इट मीन्स कि जो भारतीय अनुसूची है, भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं दी गई है उनमें से किसी एक भाषा की उसको उस फॉरेनर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए जो इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है। इसके अलावा उसका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, ये जो एक्ट है ये बेसिकली बताता है कि ये एक सिंप्लीफाइड करता है प्रोसेस को कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए, जैसे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन्स, ओवरसीज रेजिडेंस। मीन्स जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का जन्म इंडिया में हुआ है लेकिन वो फॉरेन में रहते हैं, या फिर जो व्यक्ति किसी भी भारतीय नागरिक के जो संबंधी है, या फिर जो उसका उनकी जो वाइफ है या फिर जो उनके हस्बैंड है उनके संबंधित, और जो ओवरसीज रेजिडेंट्स है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की बात की गई। तो कहा गया कि ऐसे व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के माध्यम के भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है 3 तरीके जिनके द्वारा सिटीजनशिप को खोया जा सकता है। द एक्ट प्रोवाइड्स 3 ways टू लूज सिटीजनशिप। सो फर्स्ट वन इज रेनुसिएशन, मीन्स वॉलंटरी सरेंडर। सेकेंड वन इज टर्मिनेशन एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप, एंड थर्ड वन इज डिप्राइवेशन गवर्नमेंट कैंसिल सिटीजनशिप। सो पहला वाला जो है वो है त्याग के द्वारा। मीन्स कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से जो अपनी सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसको त्याग सकता है, छोड़ सकता है। टर्मिनेशन मीन्स जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता एक्सेप्ट कर दी है, किसी दूसरे देश का नागरिक बन गया है, उस व्यक्ति की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। डिप्राइवेशन मीन्स यदि सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता कैंसिल करती है, फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया है या डिसलॉयल्टी दिखाई है इंडिया के अगेंस्ट में, तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता को भारत सरकार जो है वो कैंसिल कर सकती है। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट में समय के साथ साथ चेंज हुआ है। जैसे 1986 में अमेंडमेंट हुआ, 2003 में अमेंडमेंट हुआ, 2005 में अमेंडमेंट हुआ और 2019 में अमेंडमेंट हुआ। अब ये सभी अमेंडमेंट्स जो है, ये सभी संशोधन जो है वो हम आगे स्टडी करेंगे। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 11। First one is Citizenship Amendment Act 1986. This amendment introduced the concept of just consanguineous by blood. It provided that person born in India between
26 January 1950 and 1st July 1987 were citizens. Those born after 1st July 1987 and before 4 December 2003 could obtain citizenship if at least one parent was born in India. It simply means नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ने जस्ट सेजविनिस की अवधारणा पेश की। जस्ट सेजविनिस का मतलब होता है रक्त के संबंध के आधार पर। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में भारत में जन्मे व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाए गए। इसके बाद 1 जुलाई 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता तभी मिल सकती है जब उनके माता पिता में से कम एक का जन्म भारत में हुआ हो। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। दिस अमेंडमेंट टाइटन सिटीजनशिप रूल्स फॉर पर्सन बोर्न ऑन और आफ्टर 4 December 2004. One parent must be an Indian citizen and the other must not be an illegal immigrant. This aims to prevent illegal migration from Bangladesh. इस संशोधन ने नागरिकता के नियमों को और सख्त बना दिया और ये कहा कि 4 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए यह ज़रूरी है, यदि उन्हें भारतीय नागरिक बनना है तो उनके लिए यह ज़रूरी है कि उनके माता पिता में से एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। इसका उद्देश्य बांग्लादेश से होने वाले अवैध प्रवासन को रोकना था। नेक्स्ट वन इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ India status, often described as dual citizenship, though not applicable to person from Pakistan and Bangladesh. In 2015, the person of Indian origin card was merged with OCI scheme. It means इस अधिनियम ने भारत के प्रवासी नागरिक का दर्जा शुरू किया, जिसे उसका दोहरी नागरिकता कहा जाता है। हालांकि यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि भारत जो है वो किसी भी तरीके की दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं करता। हालांकि यह दर्जा पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों पर लागू नहीं होता। वर्ष 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड को OCI योजना के साथ मिला दिया गया। यहाँ पे बेसिकली ये जो OCI कार्ड है ये एक तरीके का लाइफ टाइम वीज़ा है जो ऑफ़र करता है बेनिफिट्स जैसे लिविंग एंड वर्किंग इन इंडिया इंडेफिनेटली। मीन्स और जिन व्यक्तियों के पास OCI कार्ड्स है वह इंडिया में कभी भी आ सकते हैं, जितने मर्जी समय के साथ रह सकते हैं, इंडिया में रह के काम कर सकते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों को किसी भी तरीके का कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा। वह व्यक्ति किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते और इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड को नहीं खरीद सकते। बट इट डज नॉट अलाउ वोटिंग राइट्स, होल्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स एंड बाइंग एग्रीकल्चरल लैंड। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद अधिनियम रहा है नागरिकता से संबंध में। दिस अमेंडमेंट एडिड अ प्रोविजन इन सेक्शन 21B of the Citizenship Act 1955. It excluded Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. From Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who entered India on or before 31 December 2014 from being treated as illegal migrants subject to specified legal assumptions. इसका मतलब यह है कि इस संशोधन ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में एक प्रावधान जोड़ा जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे कुछ विशिष्ट कानूनी छूट के अधीन रहते हुए अवैध प्रवासी न माने जाने का प्रावधान किया गया। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो व्यक्ति
अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, इंडिया में निवास करने के लिए आए थे, इंडिया में माइग्रेट हुए थे, और वह व्यक्ति हिंदू थे, सिख थे, बुद्ध थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जैन थे, पारसी थे और ईसाई थे, उन सभी व्यक्तियों को अवैध प्रवासी मानने से मना कर दिया गया। ये जो लॉ था ये वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड लॉज था इन रिसेंट टाइम्स। नाउ लैंडमार्क जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी केसेस आए थे नागरिकता से संबंधित, उनमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे केदार पांडे वर्सेस नरेन विक्रम शाह, ये केस आया था 1965 को। द सुप्रीम कोर्ट एडेड डोमिसाइल ऑफ चॉइस रिक्वायर इंटेंशन टू रिजाइड परमानेंटली नोन एज एनिमस मनेंडी। Though born in Nepal, Naren Vikram Shah was considered an Indian citizen because he lived in India before 1949 with permanent settlement intention under Article 5। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये फैसला दिया कि डोमिसाइल ऑफ चॉइस, पसंद का अधिवास के लिए वहाँ स्थायी रूप से रहने का इरादा होना जरूरी है, जिसे एनिमस मनेंडी कहा जाता है। हालांकि नारायण विक्रम सिंह शाह का जन्म नेपाल में हुआ था, फिर भी उन्हें भारतीय नागरिक माना गया क्योंकि वे अनुच्छेद 5 के तहत 1949 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से निवास कर रहे थे। So this case basically, in this case Supreme Court introduced the concept of animus manendi। So next case is Kulatir Mamu versus State of Kerala, जो आया था 1966 में। The Supreme Court ruled that person migrating to Pakistan cannot claim Indian citizen unless they return valid resettlement permits as required under Article 7। सो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पाकिस्तान चले गए लोग भारतीय नागरिकता का दावा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए हैं वह भारतीय नागरिकता का दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक अनुच्छेद 7 के तहत जरूरी वैध पुनर्वास परमिट यानी कि वैलिड रीसेटलमेंट परमिट जो कब लागू हुआ था, 19 जुलाई 1948 को के तहत वापस ना आए हो। नेक्स्ट केस फिरोज मेहरुद्दीन वर्सेस सब डिविजनल ऑफिसर, ये केस आया था 1960 में। The Bombay High Court emphasized that verbal claim of return of insufficient a formal legal process is necessary to establish valid citizenship claims। It means बम्बई उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वापसी के मौखिक दावे का काफ़ी नहीं है, नागरिकता के वैध दावों के स्थापित करने के लिए औपचारिक कानूनी प्रक्रिया आवश्यक है। यहाँ पर यह कहने का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति जो मौखिक रूप से, जो वर्बली रूप से क्लेम कर रहा है कि वो इंडियन सिटीजन है, तो यही काफ़ी नहीं है कि उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाए। जब तक उस व्यक्ति के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वैलिड सिटीजनशिप क्लेम्स नहीं होंगे, तब तक उस व्यक्ति को इंडियन सिटीजन नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस पीर मोहम्मद, ये केस आया था 1962 में। The court clarified the burden of proof lies on the applicant of demonstrate lawful return and authorization for citizenship recognition। It means अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नागरिकता की मान्यता के लिए वैध वापसी और प्राधिकरण को साबित करने का भार आवेदक पर होता है। यहाँ पर कोर्ट ने ये बात कही कि जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है और जो पीर मोहम्मद का केस था, इसमें कोर्ट ने ये डिफाइन किया कि कोई भी व्यक्ति जो अप्लाई कर रहा है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, तो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, उसका जो औपचारिक कानूनी प्रक्रिया है के तहत उसके पास जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो है या नहीं है, उसको प्रमाणित करने का जो भार है वो आवेदक के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट केस इज अब्दुल सत्तर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो आया था 1964 में। द कोर्ट हैड दैट मेयर फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया डज नॉट रिस्टोर सिटीजनशिप, अ प्रॉपर रीसेटलमेंट परमिट अंडर आर्टिकल 7 इज मैंडेटरी। इट मीन्स न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत में केवल शारीरिक उपस्थिति से नागरिकता पुनः प्राप्त नहीं होती। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत एक उचित पुनर्वास परमिट का होना अनिवार्य है।
Now conclusion. So part 2 deals with citizenship at commencement, and this part covers domicile, migration and diaspora. This part does not provide permanent row. Instead of that, this part basically said that Parliament gets full power under Article 11. ये पार्ट जो है वो आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को पूरी पावर देता है सिटीजनशिप के संबंध में. पार्ट टू रिफ्लेक्ट द ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, द विजन ऑफ इंक्लूसिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फ्यूचर लॉ मेकिंग. सो दोस्तों, ये आपका था पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 और साथ में जो प्रमुख सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, इसके अलावा जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, उसमें जो समय समय पर संशोधन हुए हैं, जैसे 1987 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में संशोधन हुआ, 2019 में संशोधन हुआ, इन सभी को हमने स्टडी किया है. यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. Thank you so much.